नमस्कार। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। यही कांग्रेस की स्थिति है। छिपकर दोस्ती भी निभानी है शिवसेना के साथ, जिसे कल तक सांप्रदायिक कहते थे, पर सेक्युलरिज्म का बुर्खा भी पहनना है, क्योंकि दिल्ली चुनाव आने वाले हैं और मुस्लिम वोट बैंक की बहुत जरूरत है। सरकार बनाना भी है, लेकिन शपथ में नहीं जाना है। जी हां, बस 2 घंटे 40 मिनट में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए शिवाजी मैदान में शपथ लेंगे। कुछ कहते हैं बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों की वादा खिलाफी करके, पर जिसके लिए हिंदुत्व की विचारधारा को 3 तलाक दिया, शिवसेना से सोनिया सेना और शरद सेना बन गए, वो लोग तो शपथ समारोह में मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मनमोहन सिंह आने भी नहीं वाले हैं। मानो उनका नारा है, उद्धव हम शर्मिंदा है, लेकिन बेमेल गठबंधन जिंदा है। उद्धव के न्योते पर शर्मिंदा है राहुल सोनिया। कारण काँग्रेस पक्षामध्ये एवढे इतके की आता चावायचं तरी कोणाला त्या सोनिया गांधीच्या समोर। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे की शपथ में नहीं जा रहे हैं? क्या इसी वजह से सोनिया गांधी उद्धव की शपथ में जाने से शर्मिंदा है? उद्धव का राज तिलक कांग्रेस के लिए अग्निपथ। विरोधी विचारधारा, चुनाव से पहले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, लेकिन सत्ता और कुर्सी की भूख ऐसी कि हर दाग भूलने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल वाली घड़ी आई। महाराष्ट्र में बीजेपी को दूर करने के लिए शिवसेना के साथ सरकार तो बना रही है, लेकिन साथ आने से भी कतरा रही। तभी तो शिवसेना के न्योते पर गांधी परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी के पहले आज सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी से मिले। उनके आशीर्वाद जरूरी है, उनकी गाइडेंस। तो शिवसेना के न्योते पर गांधी परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी के पहले आज सोनिया जी से मिले और मनमोहन सिंह जी से मिले। उनके आशीर्वाद जरूरी है, उनकी गाइडेंस, उनके ब्लेसिंग्स, उनकी गुड विशेस जरूरी थे, तो उनसे गुड विशेस लिए हैं और अभी हम वापस मुंबई जा रहे हैं। इनवाइट किया है, पार्लियामेंट है, तो मुझे नहीं पता वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन यही कहा है कि हम साथ में आगे जाएंगे और साथ में अच्छा काम करेंगे। सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई है? मैं सबकी शुभकामनाएं लेने आया हूँ। न्योता दिया है। सोनिया गांधी कल देखोगे। हैरानी की बात यह कि बात बात पर ट्वीट करने वाले राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा पर तो ट्वीट किया, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अभी तक सोशल मीडिया पर बधाई का एक ट्वीट भी नहीं किया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर शिवसेना के साथ मंच पर जाना नहीं चाहती है? किस शर्म के कारण सोनिया गांधी राहुल गांधी शपथ समारोह में जाने से डर रहे हैं, कतरा रहे हैं? यदि चौथे नंबर पर आकर के उनको लगता है उन्होंने कुछ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा उन्होंने अचीव किया है, तो फिर उनको समारोह में जाना चाहिए। सेक्युलर भी दिखना है, शिवसेना से भी जोड़ना है। शिवसेना के न्योते पर कांग्रेस सस्पेंस में, लेकिन बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाली शिवसेना को पीएम मोदी ने शिष्टाचार में बधाई भी दे दी। लेकिन वहीं कांग्रेस खुलकर शिवसेना से अपनी दोस्ती दिखाने पर क्यों कतरा रही है? दरअसल कांग्रेस का एक तबका शिवसेना के साथ जाने के खिलाफ है, तो वहीं शिवसेना में भी कई नेता ऐसे हैं जो इसे राजनीतिक आत्महत्या बता रहे हैं। शपथ ग्रहण या मोदी विरोधियों का शक्ति प्रदर्शन? शिवसेना मोदी विरोध में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए कई राज्यों के सीएम को निमंत्रण दिया है। शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में ठाकरे युग की वापसी हो रही है और इसलिए इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए शिवाजी पार्क में पूरी तैयारी की गई है। लेकिन असली परीक्षा कांग्रेस की है, जो अपना वोट बैंक बचाए या फिर शिवसेना के साथ जाए, इसी में फंसी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हम आगे बढ़े इससे पहले महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ कार्यक्रम से पहले महाविकास आघाड़ी करेगी मीडिया से बातचीत। थोड़ी देर में रंग शारदा में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर हो सकता है ऐलान। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे शो के साथ, पर बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण से पहले हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे राइट अराउंड आज के शो की तरफ। आज का हैशटैग क्या रखा है? आज का हैशटैग है सीएम उद्धव। सीएम उद्धव इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं। और ऑनलाइन सवाल, जो आज का सवाल है, वो यही है कि उद्धव के न्योते पर शर्मिंदा है राहुल और सोनिया,
और पहला मुद्दा भी यही है कि उद्धव के न्योते पर क्या शर्मिंदा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी? मेरी राय क्या है? मेरी राय है कि उद्धव का एक तरफ राज तिलक होने वाला है और कांग्रेस के लिए और उनके सेक्युलरिज्म के लिए ये अग्निपथ है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास आज पूरा स्टूडियो भरा हुआ है। उद्धव ठाकरे की शपथ समारोह में शायद मेहमान ना हो, पर मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी और जो महाराष्ट्र पे बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बहुत साल महाराष्ट्र में रहे, मुंबई में रहे, मनीष अवस्थी। मनीष जी, आपका स्वागत है। आप पहली बार मेरे शो पर आ रहे हैं, तो आपकी डेब्यू हो रही है। थैंक यू वेरी मच, आप आए। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवीन कुमार जी। मेरे साथ है अक्सर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़ते बेंगलुरु से, पर आज हमारे साथ दिल्ली के स्टूडियो में बैठे हैं सैयद अब्बास। हमारे साथ है शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, ये बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। हमारे साथ आपकी शो के लिए बेंगलोर से आया हूं। बैंगलोर से खास आए हैं। आपको शपथ समारोह में नहीं बुलाया उद्धव ठाकरे, तो आप हमारे पास आ गए, चलिए अच्छी बात है। हमारे साथ एनसीपी की नेता रेशमा पटेल है, हमारे साथ शिवसेना के नेता संजय द्विवेदी जी है, और हमारे साथ लेफ्ट के सबसे यंग और तेज तर्रार चेहरे सुनीत चोपड़ा जी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने का। तो मैं आगे बढ़कर आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। देखिए, उद्धव का तो राज तिलक हो रहा है, पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए अग्निपथ है। कांग्रेस पार्टी के लिए अग्निपथ क्यों है? क्योंकि एक तरफ उसे शिवसेना के साथ गठबंधन भी करना है, पर दूसरी तरफ दिल्ली का चुनाव आ रहा है, मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत है, तो वहां पर उनको सेक्युलर भी लगना है। अब वो कश्मकश में फंस चुकी है कि सेक्युलर दिखे, शिवसेना के साथ दोस्ती करे। मनीष अवस्थी जी, सबसे पहले आप ही से सवाल ले लेता हूं, निष्पक्ष आप हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह का वहां पर शपथ समारोह में नहीं जाना, क्या ये नहीं दिखाता कि कहीं ना कहीं अभी भी शिवसेना चाहे गठबंधन कर भी दे तो अछूत है कांग्रेस पार्टी के लिए और उसके वोट बैंक के लिए? मुझे ऐसा लगता है शहजाद, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह से मुझे यहाँ पर लोगों से और मेहमानों से रूबरू कराया, दर्शकों से, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि राजनीति में तस्वीरें, संकेत और संदेश ये बहुत सटल वे में कहे जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज तीनों में से एक का भी नहीं जाना, ये कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच जताती है कि कांग्रेस कोई ऐसा खतरा राजनीतिक तौर पर, ठीक है गठबंधन हो गया, वहां एनसीपी को भी आप ये समझे कि कांग्रेस का ही एक अंग है जो कि पड़ोस के घर में रहता है। लेकिन जहां तक बात की जाए कांग्रेस की राजनीति की, महाराष्ट्र से एक संकेत कांग्रेस ये भी देना चाहती है कि भाई एक तरफ हमने शिवसेना को इस बात पर मजबूर कर दिया कि आप सेकुलर हो जाइए, तो कांग्रेस के पास ये भी एक पक्ष है, जैसे कि आपके कार्यक्रम का नाम है राइट या रॉन्ग, तो इसमें यू आर राइट एंड आई एम करेक्ट। अच्छा, सैयद अब्बास, शिवसेना के साथ हाथ भी मिलाना है, मुस्लिम वोट बैंक भी बचाना है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी गैरहाजिरी वोट बचाने के लिए, हो सकता है वो अपने काम में बिजी हो। और मेरा एक सेकंड, महाराष्ट्र जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां पे आप समर्थन दे रहे हैं, आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, पर आप इतने बिजी है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, तीनों टॉप नेताओं में से एक भी नेता के पास समय नहीं। राहुल गांधी कर क्या रहे वैसे? इतने बिजी है तो कर क्या रहे? वेकेशन पे तो नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता वो किसी भी वेकेशन पर हैं, वो यही हैं। और उन्होंने आपके जो साध्वी प्रज्ञा जी हैं उनके खिलाफ काफी नारे बुलंद किए हैं और कहा है कि कैसे ये संविधान के लिए अच्छा नहीं है एक टेरर अक्यूज्ड हो पार्लियामेंट में, और उसके साथ साथ जिसने नाथुराम गोडसे को देशभक्त बताए, एक बार नहीं बार-बार, और अपोलोजाइज भी किया है। कार्रवाई से काफी नहीं है भाई साहब, उसके साथ हमें और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बार-बार कर रहे हैं। मुझे लगता है सैयद अब्बास क्रिकेट में स्पिन बॉलिंग बहुत करते थे। मैंने सवाल कुछ पूछा तो स्पिन करके उन्होंने तो सही है। नवीन कुमार, मोदी के डर से हम साथ तो आए, पर मंच पे जाने से हम घबराए। मैं सैयद भाई, आपने देखा होगा कर्नाटका का मंच याद होगा, उस मंच पे सारे दल के लोग थे, सबने बड़े हाथ मिलाकर के तय कर दिया कि सबके सब बिल्कुल एक साथ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और ये सरकार चला डालेंगे। जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, उसके 24 घंटे के भीतर बिना सीएलपी लीडर बने, बिना सीएलपी लीडर्स की बैठक हुए, कांग्रेस ने एक छोटे से दल को, जो उनका धुर विरोधी है, उसको मुख्यमंत्री बनाने का शपथ के लिए न्योता दे डाला, उसके समर्थन कर डाला, और वो एक साल भी नहीं चल पाए। लूट खसोट डकैती जो हुई कर्नाटक में सब जानते हैं। आप भाजपा का विरोध करिए, करना चाहिए, राजनीतिक तौर पे सबको, सभी दलों का अधिकार है कि वो अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करे, लेकिन
अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहिए ना। आपने क्या किया, राजनीतिक विचारधारा छोड़ करके उस विचारधारा जो अलग की बात है, ये वो गाड़ी के पहिए हैं जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जो एक तरफ है ही नहीं। एक तरफ आप कहते हो कि साध्वी प्रज्ञा के बारे में राहुल गांधी जी नहीं, उसको अभी मुझे उस साध्वी प्रज्ञा पे नहीं जाना है, मुझे शपथ समारोह में शिवसेना 6 दिसंबर को अभी विजय दिवस मनाने वाली है बाबरी मस्जिद के ढांचे गिराने पे, उसमें कांग्रेस समर्थन करेगी नहीं करेगी? संजय द्विवेदी जिसके लिए आपने हिंदुत्व को 3 तलाक दे दिया, जी अभी आपको बता सकते हैं हम कि बस कुछ ही देर में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, हमें पता है कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम तो मोदी के खिलाफ इकट्ठा होना है, पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, वो बहुत जल्द सामने आने वाला है, ऐसी ब्रेकिंग खबर आ रही है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार आपको दिख रही है, आपको शपथ समारोह की भी तस्वीरें दिखेंगी, आपको दिखेंगी तस्वीरें साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी। उद्धव सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बस अब कुछ ही देर में सामने आने वाला है। तो क्या रहेगा इसमें? किसानों की तुरंत कर्ज माफी, फसल बीमा पर विचार, ये खबर आ रही है कि सरकारी पदों पर तुरंत जी ये खास खबर हमारे पास इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव आ रही है कि स्थानीय लोगों को 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 10 जी मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि कुछ खास इनपुट्स आ रहे हैं हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर। शहजाद, मेरी जो जानकारी है इंडिया न्यूज पर खास तौर पे ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किसानों को लेकर, जिस किसानों की दुआई देकर जिस तरह से सरकार, ये तीनों दल आपस में मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसानों को सामने रखकर ही आज जैसे एक यहां पर कोशिश की गई है कि किसानों को बुलाया जाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रोहित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या खास इनपुट्स इंडिया न्यूज के पास आ रही है एक्सक्लूसिवली कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर? सबसे बड़ी जो 3 चीजें आ गई वो ये है, किसानों के तुरंत कर्ज माफी का फैसला लिया गया है, जो ऐलान किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको याद होगा झुड़का भाकर केंद्र शिवसेना का बहुत मशहूर हुआ था, उसी तर्ज पर अब सिर्फ 10 रुपए में खाना दिया जाएगा गरीबों को, भरपेट खाना पूरे महाराष्ट्र में। तीसरी बड़ी चीज, दिल्ली में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक चल रही है अरविंद केजरीवाल की, ठीक उसी तरीके से यहां पर भी 1 रुपए में पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के क्लिनिक खोले जाएंगे। पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति 1 रुपए दे करके इन क्लिनिक में जाके किसी जो पैथोलॉजी के टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करा सकता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो मकान था, स्लम ड्वेलर्स के लिए जो मकान देने की बात चली थी, जो फडणवीस सरकार ने 300 स्क्वायर फीट का एक उनको आशियाना देने की बात कही थी, वो बढ़ा करके 500 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। 500 स्क्वायर फीट झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए अब रहेंगे, उसी उनको शिफ्ट किया जाएगा, उनको मकान दिया जाएगा और वहां सभी फैसिलिटी दी जाएंगी। इसके अलावा करीब करीब एजुकेशन से और नौकरी पर जो बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, 80% आरक्षण स्थानीय लोगों को मिलेगा नौकरी में, 80% आरक्षण। आपको याद होगा इसके पहले जो था तमाम तरह के मराठा आरक्षण और दूसरे क्षेत्रीय आरक्षण को मिलाने के बाद जो आया था आरक्षण वो दूसरा था, और अब जो आरक्षण ये बता रहे हैं वो रोजगार के क्षेत्र में है, यानी फैक्ट्री और तमाम तरह की सरकारी उपक्रम होते हैं उन सब में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, बेरोजगारों को। तो एक तरीके से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो की तरह दिखाई दे रहा है, और चुनाव के पहले जो हम देखते हैं वो उस तरीके का ऐलान है। 80% रिजर्वेशन, 10 रुपए में खाना, 1 रुपए में दवाई मेडिकल टेस्ट हो जाना, गरीबों को 300 की जगह 500 स्क्वायर फीट का मकान देना। ये अभी हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हम पूरी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी मनीष जी। रोहित, एक बात और सामने दिखाई देती है, मुझे स्मरण आता है 1995 में जब झुड़का भाकर केंद्र खुले थे तो ये 5 रुपए में खाना दिया जाता था, और शिवसेना जब अपना मैनिफेस्टो लेकर बात कर रही थी तो उन्होंने वो 10 रुपए की थाली का स्वरूप क्या होगा ये तक कहा था। लेकिन जैसा आपने कहा कि एसआरए, मुंबई में एसआरए को लेकर सबसे बड़ी चर्चा रहा करती थी, मुझे लगता है ये तीनों दलों ने सोचकर, एक लंबी दूरी की सोच के तहत एसआरए को भी उन्होंने सामने रखकर आगे रखने की बात की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एसआरए के जरिए वो मुंबई और 2-4 और बड़े बड़े शहरों को तो टारगेट कर ही लिया, साथ ही साथ ये जो उन लोगों ने आगे बढ़ते हुए ये जमीन के लिए जो एरिया जो बढ़ाया है उन लोगों ने, वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से डेंट होगा उस वोट बैंक में जो कि बड़े शहरों में है, खास करके बीएमसी को जो प्रभावित करने वाला है। बीएमसी जैसे चुनाव में प्रभाव डालने वाला सबसे बड़ा मुद्दा होता है ये, और उस मुद्दे को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कैटर कर लिया है। इसके अलावा जो
दूसरा सबसे बड़ा मेरी नजर में एक है जो 80% साइकोलॉजिकल एक मार्क होता है, 80% आरक्षण है। आपको याद होगा कि कमलनाथ सरकार जैसी सत्ता में आई तो उन्होंने भी 70-75% कर दिया था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है 80% आरक्षण देने का, तो मराठा आरक्षण के बाद जो बेनिफिट एक तरीके से बीजेपी सरकार को मिला था, वो बीजेपी जो फडणवीस सरकार जो उसको अपना एक तमगे की तरह देख रही थी, उसके डेंट मारने के लिए उन्होंने 80% क्षेत्रीय स्थानीय लोगों को जिनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का होगा उनको देने की बात रखी है। तो वो भी एक तरीके से ट्रम्प कार्ड फेंका है। हालांकि अभी ये इनका मिनिमम प्रोग्राम है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इन सारे प्रोग्राम के ऊपर में स्कीम बना करके इसका जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें जब मैं पूरा पढ़ रहा था तो तीनों दलों के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके हस्ताक्षर थे, और उस हस्ताक्षर को पढ़ने के बाद जी बोले रोहित, जो विवादित मामले हैं जैसे वीर सावरकर, जैसे हिंदुत्व से जुड़े मामले, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इन मामलों का भी कोई जिक्र है इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, या इसको 3 तलाक? इनको पूरी तरह से ठीक उसी तरह ठंडे बस्ते में डाला गया है जिस तरीके से वाजपेयी सरकार में धारा 370, राम मंदिर और दूसरे जो विवादित मुद्दे थे उन मुद्दों को हटा दिया गया था वाजपेयी सरकार के दौरान। ठीक उसी तरीके से इस सरकार के दौरान न सावरकर का जिक्र है, न ही किसी तरीके से राम मंदिर का जिक्र है, न ही कोई और जिक्र है। इसमें जो आपको बता दूं, जो इनके मुद्दे हैं, जो कैटेगरी बनाई गई है प्रियम्बल के बाद, वो है फार्मर यानी किसान, शेतकरी जिसे मराठी में कहते हैं, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, तीसरा महिलाओं का मुद्दा है, चौथा एजुकेशन यानी शिक्षा है, पांचवा अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास है, फिर स्वास्थ्य है, और फिर उसके बाद उद्योग, सामाजिक न्याय, इसके बाद आता है टूरिज्म, और उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आता है जिसमें ये 10 रुपए की थाली का जिक्र है। और उसके बाद आखिर में जो समाप्त होता है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके नीचे में लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कमिटी। अब इस कोऑर्डिनेशन कमिटी को भी समझना दर्शकों के लिए जरूरी है। देयर विल बी 2 कोऑर्डिनेशन कमिटी, वन फॉर कोऑर्डिनेशन विद इन द स्टेट कैबिनेट एंड अदर फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग द अलायंस पार्टनर्स। यानी कि अलायंस में इनके कई जो समाजवादी पार्टी हैं और दूसरे दल भी छोटे छोटे हैं, उन दलों को, कुछ निर्दलीय भी हैं, उनको उनके साथ समन्वय करने के लिए अलग एक कमेटी बनेगी। और जो दूसरी कमेटी है रोहित, इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू होने जा रही है। एकनाथ शिंदे, जयंत पाटिल मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। नवाब मलिक। रोहित, इस वक्त कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू होने जा रही है। एकनाथ शिंदे, जयंत पाटिल मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर। नवाब मलिक। महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकार या शपथविधी या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या आघाडीमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी एजेंडा काय असेल आणि तो एजेंडा तयार करण्यासाठी तिन्ही पक्षाचे नेत्यांनी त्याच्यावर मेहनत करून तो एजेंडा किमान समान कार्यक्रम तयार केल्यानंतर त्याच्यावर एकमत झाला। मग आघाडीची घोषणा झाली। आज सरकारच्या शपथविधी आहे आणि बराच काल सर्व पत्रकार बंधूंना, मित्रांना, देशवासियांना, राज्याच्या जनतेला हे किमान समान कार्यक्रम काय आहे याची माहिती घेण्यासाठी उत्सुकता होती। सरकार स्थापन होण्याच्या आधी ही माहिती जनतेला दिली पाहिजे, त्यासाठी आपल्या माध्यमातून आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आलेली। सर्वप्रथम प्रदेश को और प्रदेश के साथ साथ देश की जनता और पत्रकारों को ये सूचित करने के लिए कि सरकार का क्या कार्यक्रम होगा। ये 3 दलों की सरकार है जो कि बड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हमने एक कार्यक्रम बनाया है, वो हम आपको बताते हैं। घेणारच आहे। आता शिंदे साहेब या बाबतीत माहिती आपल्या समोर ठेवणार। येतात 5 मिनिटात। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, नवाब मलिक ने अपना माइक। आजच्या अतिशय महत्वाच्या बैठकीला उपस्थित सरकार में इस तरह से माइक बदलते रहेंगे। नवाब मलिक साहेब आणि सर्व पत्रकार मित्रांचं मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो। खरं म्हणजे गेल्या काही दिवसापासून, पिछले कई दिनों से, निवडणुकीमध्ये निवडून आल्यानंतर, जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से, ज्या काही राजकीय घडामोडी या राज्यामध्ये घडत आहेत त्याचे
राज्य में जिस तरह से उथल पुथल मची हुई थी आणि खऱ्या राजनीतिक अर्थाने तौर पर, कसरत आमच्यापेक्षा तुमची जास्त झालेली आहे. कारण हमारी मेहनत से आम्ही ज्यादा पाहतोय की आप लोगों की मेहनत ज्या हुई ज्या है. ठिकाणी आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या बैठका, उद्धवजींच्या बैठका, लगातार जो काँग्रेस बैठक पक्षाचे वरिष्ठ शरद नेते, पवार, उद्धव हे ठाकरे, अनेक ये बैठका लोग या जो ठिकाणी करते गेल्या रहे काही हैं, दिवसामध्ये झाल्या आणि त्याची सगळी माहिती गोळा करण्याचं काम और इन बैठकों की जानकारी को इकट्ठा कर प्रदेश की जनता और देश की जनता को बताने का काम पत्रकार के रूप में जो आप लोगों ने किया है, वाखाणण्यासारखी आहे ना. हा? त्यामुळे तुम्हाला खास करून सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. इसके लिए आणि हम तीनों जो काही आभारी हैं. जे काही शंका कुशंका, जे काही संभ्रम, सगळ्या काही ज्या काही बाबी या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनामध्ये निर्माण झाल्या होत्या, आता त्या सगळ्या संपुष्टात आलेल्या आहेत. जिस तरह से महाराष्ट्र की शरद जनता पवार के मन में साहेबांच्या जो एक पशुपेश और एक नेतृत्वाखाली भ्रम की स्थिति पैदा हो शिवसेना, गई थी, आज राष्ट्रवादी उसको विराम काँग्रेस, लग जाएगा. काँग्रेस म्हणजे त्यांच्या प्रयत्नातून आणि उद्धव ठाकरे साहेब आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीतले सोनिया गांधी मॅडम असतील आणि अहमद पटेल आणि त्यांचे वरिष्ठ नेते, या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्र विकास आघाडी या ठिकाणी स्थापन झाली आणि त्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षाचे किंबहुना महाराष्ट्र विकास या आमच्या आघाडी का आघाडीमध्ये गठन महाराष्ट्र किया गया विकास और आघाडीमध्ये तीनों दलों के नेताओं ने शिवसेना, मिलकर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, प्रहार, शेतकरी समेत कामगार कई ऐसे संघटना, सहयोगी इतरही जे काही गठबंधन है घटक आहेत जिसमें समाजवादी आणि, पार्टी, पीडब्ल्यूपी, इतरही अपक्ष आमदार आहेत, निर्दलीय या विधायक, सगळ्यांची मिळून एक मजबूत आघाडी महाराष्ट्र विकास आघाडी इन सबके सहयोग से महाविकास आणि अतिशय आघाड़ी मजबूत आणि एक ताकदीचं मजबूत सरकार आघाड़ी के रूप में महाराष्ट्र को सरकार देने के लिए सामने आई है. नावाखाली स्थापन होणार आहे आणि तो अंतिम क्षण आज शिवतीर्थावर एक ऐतिहासिक सोहळा महाराष्ट्रातल्या जनतेला, आपल्या सगळ्यांना अनुभव त्याचा येणार आहे. आणि आज म्हणूनच, शाम को जो शपथ मी समारोह म्हणालो होने वाला है, की ये शिवतीर्थावर अपने आप में एक या ऐतिहासिक ठिकाणी शपथ छत्रपती समारोह शिवाजी होगा महाराजांच्या जो कि साक्षीने आप लोग आदरणीय उसको शिवसेना खुद प्रमुख बाळासाहेब देखेंगे और आप उसमें स्मारक शामिल आहे. होंगे. यांच्या साक्षीने त्या ठिकाणी महाराष्ट्र विकास आघाडीचे नेते म्हणून ज्यांची निवड तिन्ही पक्षांनी केली, ते आदरणीय शिवसेना पक्षप्रमुख तीनों उद्धव ठाकरे दलों के साहेब नेताओं ने हे मिलकर त्या महाविकास ठिकाणी आघाड़ी मुख्यमंत्री के पदाची चेहरे शपथ के घेणार रूप आहे. में शिवसेना आणि हा अध्यक्ष अतिशय उद्धव ठाकरे का जो चयन हुआ, ऐतिहासिक सोहळा त्या ठिकाणी संध्याकाळी संपन्न होणार आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी घडत असताना हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले, विचारधारा वेगळ्या असल्या तरी सुद्धा एक महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी इस बीच एक ये किमान तीनों समान दल जो एक कार्यक्रमावर साथ आए आधारित हैं, ये आम्ही महाराष्ट्र की जनता के हित आणि के यामध्ये लिए, महाराष्ट्र की जनता के आघाडीचा विकास के लिए प्रत्येक काम निर्णय हा करने आए भारतीय हैं. संविधानाच्या प्रस्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल. त्याचबरोबर संविधान के आघाडीची तहत स्थापना जो मूल्य निहित याच है, मूल्यांच्या आणि तत्वावर उसी के आधारित तहत हम झालेली तीनों आहे. दल मिलकर काँग्रेस, प्रदेश को एक राष्ट्रवादी अच्छी काँग्रेस, सरकार शिवसेना और अपनी अपनी विचारधाराओं या को, पक्षांची महाराष्ट्र विकास आघाडी, मगाशी मी सांगितलं अन्य घटक पक्ष देखील आहेत, ही आघाडी राज्यातील जनतेच्या हितासाठी काम करणारी असेल. राज्य की जनता के आघाडीच्या हित के लिए प्रत्येक काम निर्णयामध्ये करेंगे. भारतीय संविधानात सांगितलेले मूल्य आणि तत्व केंद्रस्थानी असतील. या आघाडीचा मुख्य कार्यक्रम महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गाने पुढे नेऊन इस आघाड़ी का महाराष्ट्र केवल विकास एक ही आघाडीचे उद्देश्य निर्णय है कि समाजातील महाराष्ट्र सर्व को कैसे आगे घटकांसाठी लेके समान जाया जा असणार आहे. सके. यामध्ये भाषा, जात, धर्म आदी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार यहाँ नाही. पर भाषा, जात, आणि धर्म त्याचबरोबर किसी भी प्रकार का महत्त्वाचं म्हणजे आज भेदभाव न राज्यात करते वाढलेली हुए बेरोजगारी महाराष्ट्र के आणि विकास के लिए अर्थव्यवस्थेची काम सुरू करना असलेली ही घसरण, केवल इस यामुळे महाविकास आघाड़ी का जनतेमध्ये जो उद्देश्य काही है. असंतोष आहे आणि या विद्यमान परिस्थितीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना हे तीनही पक्ष महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे राज्याला विकासाच्या दिशेने घेऊन जाणार आहेत. आणि म्हणून ही आघाडी या देशातील राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतिबिंब असेल. कोणालाही भीती ये वाटणार नाही, महाविकास कोणालाही आघाड़ी देश की राजनीति मुक्त माप को एक देणार नई नाही. सर्व दिशा और समाज नया घटकांच्या आयाम भी देने वाली सर्वांगीण साबित होगी. विकासासाठी कार्यरत असणे हाच या महाराष्ट्र विकास आघाडीचा आमचा अजेंडा असेल. आणि या किमान समान कार्यक्रमामध्ये शेतकरी, शेतमजूर, व्यापारी, लघु हमारे उद्योग, इस साझा कार्यक्रम में मोठे उद्योजक, किसान, आरोग्य आणि रोजगार
स्वास्थ्य, सर्व जाती धर्म, रोजगार, सर्व घटक, उद्योग यांना या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम इन होणार आहे. सभी वर्गों आणि को म्हणून या न्याय देने का राज्यामध्ये काम सगळ्यात जो ये आता महाविकास आघाड़ी की त्रस्त आहे, सरकार करेगी। शेतकरी संकटामध्ये आहे. सर्वसामान्य महाराष्ट्र का माणूस किसान संकटात आहे. संकट में। आणि म्हणून शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणसाचं हे सरकार, आणि त्याला असं वाटलं पाहिजे की हे सर्वसामान्य माणसांचं सरकार आहे, हे आपलं सरकार आहे, और उन्हें ये अशी लगना भावना चाहिए कि ये उनकी निर्माण झाली सरकार पाहिजे. याच आधारावर या ठिकाणी हा किमान समान कार्यक्रम तयार केलेला आहे. आमच्या वरिष्ठ और किसानों को पक्षाचे सामने रखकर ही ये कार्यक्रम अध्यक्ष तैयार हुआ है, उद्धव ठाकरे जिन्हें लगे साहेब, कि ये उनकी शरद अपनी पवार साहेब सरकार है। आणि काँग्रेसच्या सोनिया गांधी मॅडम या सगळ्यांच्या सहीनिशी आणि त्यांच्या मान्यतेने हा किमान समान कार्यक्रम या ठिकाणी ठरवलेला आहे. भविष्यामध्ये या राज्यामध्ये हे जे काही सरकार आमचं महाराष्ट्र विकास आघाडीचं संध्याकाळी शपथ ग्रहण केल्यानंतर स्थापन होणार आहे, हे अतिशय मजबूत असणार आहे आणि या राज्याला स्थिर सरकार देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या हिताचं काम करणारं सरकार हे महाराष्ट्र विकास आघाडी हे सरकार असणार आहे. त्यामुळे निश्चितपणे ज्या काही कुठल्याही प्रकारची मनामध्ये शंका कुशंका संभ्रम असणार नाही. तो ये थी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जाहिर किया जा रहा था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा इस महाविकास आघाड़ी की सरकार का। उद्धव ठाकरे 6:40 को शपथ लेने वाले हैं जिसकी। और मनीष जी, आपका क्या आकलन है जिस तरीके से जिन मुद्दों को छुआ गया है और जिन मुद्दों से कन्नी काटने का काम किया गया है, क्या संदेश निकलता है इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का? देखिए, सार्वभौमिक सोच के साथ बनाया हुआ न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुझे दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि आपने किसानों की बात को सामने रखकर ही जो भी उठापटक एक महीने के दौरान हुई 24 से 24 को लेकर अगर हम देखें शहजाद, तो मुझे ऐसा लगता है किसान ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, और जैसी की जानकारी हमारे सहयोगी रोहित भी दे रहे थे कि एसआरए मुंबई और महाराष्ट्र में जो रियल एस्टेट एक सेक्टर है, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, आप जानते हैं, ये एक तरह से सुस्त पड़ गया था। तो इसको गति देना, हर रात को काम देना, यही सोच के साथ ये आगे बढ़ते दिख रहे हैं। और अगर इनकी नीति और नीयत दोनों साफ है। नवीन जी, मैं आऊंगा। आपकी बेचैनी, आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, सुन रहे थे, मुझे लगता है आप वो तीनों दलों को सुनने से ज्यादा उनके चेहरे के हाव भाव को पढ़ने में लगे। मैं मनीष भाई, बॉडी लैंग्वेज तो आपने देखी ली, मैं वो बता ही रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है, बुझे हुए चेहरे हैं। कोई बात नहीं, सरकार बनाते हुए भी बुझा हुआ आदमी क्यों है। लेकिन अभी किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। किसान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ठगा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है। किसान कर्ज माफ करने की घोषणा हो चुकी है, एक बार में उस घोषणा को लोकसभा चुनाव में ही बनाया गया। क्या महाराष्ट्र में भी यही होगा? क्या महाराष्ट्र के मेरे किसान जिसकी हालत इतनी खराब है, जिसके लिए देवेंद्र फडणवीस लगातार काम कर रहे थे, छोटे छोटे डैम बना रहे थे, किसान को कर्जा ना लेना पड़े उसकी व्यवस्था कर रहे थे, उसको आगे चलाएंगे। नवीन जी, पर मुझे लग रहा था, नवीन जी, मनीष जी, जब ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे लगा कि ये यूपीए का जो एनएसी ड्राफ्ट करती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, इसकी कॉपी थी। संजय द्विवेदी, राम मंदिर पे कुछ नहीं, यूसीसी पे कुछ नहीं, वीर सावरकर पर कुछ नहीं, आपके जो मुद्दे जो आपको बनाते हैं, जिसको आप हिंदुत्व का शेर इसलिए कहा जाता था शिवसेना को, क्योंकि ठोक कर आप हिंदुत्व की बात करते थे, उन तमाम मामलों को आपने एक तरीके से तिलांजलि दे दी। विधान इसमें सबको साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपने राहुल जी जो वक्तव्य दिए, आप सुन रहे बोले ना, राहुल जी जो अपने वक्तव्य दिए थे, उन्होंने कहा 95 में एनडीए ने अपने जितने भी स्टाइल जो भी वो थे निकाल दिए थे अपने एजेंडे से। आज आपने जो काम हमें फिर से उस पीसी पे जाना है। उसके बावजूद जो बेरोजगारी है, किसानों की जो अड़चने हैं, जो नुकसान हुआ है बाढ़ से, बारिश से, और वो नुकसान है, किसान जो है तकलीफ में है। ये जो आम आदमी है, सामान्य मानुस और किसान, इनको केंद्र स्थानी रखकर ये सरकार आगे बढ़ेगी। इसमें शेतकरी है, शेत मजदूर है, व्यापारी, छोटे मोटे उद्योजक है, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, और इनको प्राथमिकता दी जाएगी। महिला संरक्षण, ये वो सभी है, शिक्षा है, इसमें ये आपको इसके प्रति भी दी गई है। और ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने वाले हमारे नेता
जो शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे साहब, राष्ट्रवादी के सर्व अध्यक्ष आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब और कांग्रेस के सोनिया गांधी मैडम, इनके अनुसार ये किमान समान कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया हुआ है और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगी। 170 से ज्यादा जो मिनिमम मेजोरिटी के लिए जो नंबर्स लगते हैं उससे कई ज्यादा नंबर्स महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पास है और ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी शेतकरी जो किसान है हमारे, जो सामान्य मानुस है और ये सभी लोगों के लिए समाज के जितने भी घटक है दल है उनको साथ में लेकर आगे बढ़ेगा और ये महाराष्ट्र को पूरी तरह स्थिर सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रदान करेगा और महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करेगा। आहे ना, देणार मला काय वाटतं आपली आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेला जी कमिटमेंट दिलेली ती कर्जमाफीची आहे आणि कर्जमाफीबद्दल सत्ता ग्रहण केल्यानंतर विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर याच्यावर आम्ही काम करू आणि त्याचा तपशील एनसीपी विधायक दल के नेता जयंत पाटिल अब संबोधित करते हुए वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा साझा कार्यक्रम है हमने महाराष्ट्र के हित को लेकर ही आगे बढ़ा है और महाराष्ट्र के हित को सामने रखकर ही इस कार्यक्रम पर तीनों दल सहमत हुए हैं। यामध्ये पाटील साहेबांनी सांगितलेलं आहे की आता सरकार स्थापन झाल्यानंतर या ठिकाणी कॅबिनेटच्या बैठकीत जे काही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत ते नक्की आणि शेतकऱ्यालाच केंद्रस्थानी मानून हे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आम्ही तयार केलेला आहे। त्यामुळे शेतकऱ्याच्या अवकाळी पावसाचं नुकसान असेल, जे कर्ज आहे ते कर्ज आज के शपथ समारोह के बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी हे सगळे विषय उसके बाद हे तिन्ही पक्षाचे ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ये तीनों दल इस पे एक मत से सहमत है कि किसानों की समस्या, फसल को लेकर, बेरोजगारी, शिक्षा, आरोग्य बराच विचार केलाय। सांगतो ना आता हे आमचे अनेक मुद्दे ज्या दिशेनं आम्ही काम करणार आहे ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये घेतले आहेत। आज शिक्षा, आरोग्य बराच विचार केलाय। सांगतो ना आता हे आमचे अनेक मुद्दे ज्या दिशेनं आम्ही काम करणार आहे ते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मध्ये घेतले आहेत। आज हमारे अनेक मुद्दे तीनों दलों के जो हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा है। दुष्काळाचा दौरा केलेला आहे, आपण त्यावेळी वेगवेगळे आकडे सांगितलेले आहेत। 25,000 कोटीची मागणी शिवसेनेने केली होती, ती काहीतरी समोर असेल म्हणूनच मागणी केली ना। आपणही सांगितलं 40-50 हजार कोटीचं नुकसान झालेलं आहे। आपला प्राथमिक अंदाज काय आहे? 10,000 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई द्यावी अशी भूमिका मागच्या सरकारने घेतलेली आणि ज्यावेळी 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो किसानों को भरपाई के रूप में दिया जाना चाहिए, ये पिछली सरकार ने भी कहा था। नुकसान हे याच्यापेक्षा जास्त झालेलं आहे आणि म्हणून आम्ही त्यावेळी मागणी केलेली की सर्व ठिकाणी पंचनामे करून ठेवावेत आणि पंचनामे करून झाल्यानंतर त्या सगळ्यांचा एकत्रित अंदाज तेवढा येईल असा आम्हाला त्यावेळी आमचा अंदाज येतो। आम्ही त्यावेळी सरकारमध्ये नव्हतो। तो आप सुन रहे थे साझा मिनिमम प्रोग्राम जो तीनों पार्टियों ने मिलकर उसका ऐलान किया है। किसानों पर खास फोकस रहा है। मनीष जी, 2 घंटे 10 मिनट बाकी रह चुके हैं उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में। आपको लगता है कि इनमें से जो फैसले जो बताए गए हैं इनमें से कोई पहला फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाएगा? इनमें से जो एजेंडा मेरे ख्याल से जैसा कि पड़ोस के राज्यों में, महाराष्ट्र के पड़ोस में जो राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी आपने देखा होगा शहजाद, जब शपथ समारोह हुआ उसके तुरंत बाद जो ऐलान किया गया था वो ऐलान सीधे तौर पर किसानों को सामने रखकर किया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि यह काम ये सरकार भी करेगी, महाविकास आघाड़ी भी करेगी, क्योंकि
सारी राजनीति किसानों के इर्द गिर्द घूम रही है और किसानों को सामने रखकर ही इस सरकार को आगे मनीष जी, बढ़ाना है। एक सेकंड। नवीन जी, मेरे पास एनसीपी की नेता रेशमा पटेल है। रेशमा पटेल, ये वही शिवसेना है जिसको आप कहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और ये वही शिवसेना है जो अजीत पवार और बाकी एनसीपी के नेताओं पर आरोप लगाती थी कि देखिए किस तरीके से 70,000 करोड़ का घोटाला किया। आज आप लोग सब मिलकर किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। किसानों को कितना भरोसा होना चाहिए आप लोगों पर? शहजाद जी, अगर शिवसेना का और हमारे गठबंधन का बंधन पे अगर आरोप लगाया जाए तो 3 दिन की सरकार पे भी लगाइए ना। अजीत दादा को जो भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी तो वो नहीं, क्या पर वो सोच के कल लेके तक गई थी? गद्दार, उसका काम आज करते आपका थे। यार, तो कल तक वो गद्दार, आज मैं आपका इसलिए यार, ऐसे मैं कैसे हो आपको गया? एक बात इसलिए बोलना चाहती हूँ कि हम पे अब आरोप मत लगाइए। हम काम करने की जो शुरुआत की है उसमें हमें आप बेस्ट विशेष दीजिए। हम पक्का काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इतनी लोकशाही को कुचलने वाली भारतीय जनता पार्टी एनसीपी से मेरा एक सवाल है, मेरा केवल इतना सा बताना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारों ने किसान के कर्ज माफी का ऐलान किया और करने के बाद किसान आत्महत्या कर रहा है। ज्योतिरादित्य किसान सिंधिया ने लगातार कहा था, छोड़ हमारे रहे, साथ शायद अब्बास किसान क्या कोई पूछने वाला नहीं है। उनको यूरिया के लिए लाठीचार्ज हो रहा है। जो नीम कोटेड यूरिया मोदी सरकार में सब जगह मिला करती थी वह लाठीचार्ज हो रहा है। ये नहीं, राजस्थान में बड़ी तादाद में प्याज जो है कोल्ड स्टोरेज में पकड़ी जा रही है। देश में प्याज महंगी हो रही है। राजस्थान में आपके सहयोगी की सरकार है और वहाँ प्याज भरी पड़ी है। मेरे गुजरात में भी किसान आए दिन भर रहे, कोई कभी नहीं सुन नहीं। रहा। आप इस प्रकार से बात किसी दूसरे के ऊपर मत करिए, अपनी की बात करिए ना। जहाँ आपका है वहाँ बचा नहीं पा रहे। पर शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी, तो उसका मतलब हम भी नहीं करेंगे। रेशमा पटेल, मैं शिवम से सवाल लेना चाहता हूँ। एक सवाल शिवम त्यागी से लेते हैं। शिवम त्यागी, बीजेपी को लग रहा था कि ये लोग एक नहीं हो पाएंगे, इनकी विचारधारा इतनी अलग अलग है, ये साथ में बैठे, सरकार कैसे चलेगी उसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। अब सत्ता में भी किस तरीके से बंदरबाट करनी है वो भी हो रहा है। आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? अब ये तीनों मिलकर सरकार चलाएंगे? शहजाद भाई, मजबूरी का नाम कौन सा गांधी, आमतौर पे एक कहावत है, वो आपको याद होगा। उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। यही बातें तो अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी ना। आपने उनका मैनिफेस्टो उठाकर आज मैच कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का अगर मैनिफेस्टो आप उठा के देखेंगे, 418 में से 397 वादे या तो पूरे हो चुके हैं या काम चल रहा है। अब बात आ जाते हैं एक पार्टी या दोनों पार्टी कह लीजिए जिन्होंने 30 साल और 70 साल की विचारधारा को 1 सेकंड में छोड़ दिया मुख्यमंत्री के पद के लिए, एक राज्य के लिए, वो इन वादों को पूरा करेंगे। एक चीज ये भूल गए शायद अब्बास, एक चीज आप भूल गए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में डालना। मनीष जी आप बताइए सही है कि नहीं? पहला इनका प्रियम्बल में होना चाहिए था कि हम सब दुश्मन मोदी को हराने के लिए साथ आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शुरुआत इनका कॉमन मैक्सिमम एजेंडे से होनी चाहिए थी? मतलब मोदी विरोध, आप लोग मोदी विरोध में साथ में आए। ये किसानों का हवाला, ये स्लम रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजें तो दिखावा है। ये तो राजनीति में होता है शहजाद भाई। अगर हम आइडियोलॉजीज और प्रिंसिपल पे देखें तो एनसीपी तो मतलब आप मान रहे हैं कि मोदी से डरे हुए हैं आप मुझे ये बताइए, डर की मान बात रहे नहीं है, हैं डर की आप? बात Officially आप ये कह रहे ही हैं नहीं। कि मैं आपको डर है, विरोध का मतलब डर नहीं होता मेरे भाई, विरोध अलग है, डर अलग है। डर हमें उसे कहते हैं डर हमें मिलकर चुनाव, डर हमें हिंदुस्तान का लिंचिस्तान होने से है, डर लिंचिस्तान होने से है, डर बेरोजगारी से है। मुद्दे पे बातचीत, आज के मुद्दे पे क्या किया था सब जानते हैं, वो रहने दीजिए। और आज देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के व्यक्ति बैठकर कह रहे हैं कि पिछली सरकार में भी इस चीख पुकार से कुछ नहीं होगा, इस चीख पुकार से कुछ नहीं होगा। शहजाद, हमारे सहयोगी आशीष सिंह इस समय शिवाजी पार्क, जी हाँ वो शिवाजी पार्क जहां से शिवसेना का चोली दामन का साथ है, पहली रैली शिवसेना की स्थापना और इसके साथ साथ बाला साहब का स्मृति दिन भी वही शिवाजी पार्क है जो शिव तीर्थ है जहां शपथ समारोह होगा। हमारे सहयोगी आशीष सिंह, आशीष आज बाला साहब का बेटा को आशीष मिल गया। मिल गया और ऐतिहासिक क्षण शिवसेना के लिए और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए के परिवार से पहली बार कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में जा रहा है। और क्या शुरुआत है सीधा मुख्यमंत्री से। और मैं जैसे कि आपको डिस्क्राइब करूं शिवाजी पार्क के बारे में, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे दर्शकों को एक अंदाजा दे दें कि किस तरह से यहां पर तैयारियां
तैयारी यहाँ पर लगभग पूरी हो गई है। केवल जो लास्ट के सिक्योरिटी चेक होते हैं वो फाइनली प्रिपरेशन चल रहा है और अब से लगभग एग्जैक्टली 2 घंटे बाद शपथ ली जाएगी। यहाँ पर ठाकरे परिवार से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बनेगा और उद्धव ठाकरे। आशीष शहजाद पूनावाला बोल रहा हूं, ये शनिवार वाड़ा का दृश्य दिख रहा है मुझे, पूना के शनिवार वाड़ा का दृश्य दिख रहा है, पर शनिवार वाड़ा का जो ये मंच है, इस मंच पे कितने साथी साथ में आएंगे? कर्नाटका जैसा मंच होगा या इसमें कुछ लोग जो मोदी विरोध में सबसे प्रमुख पंक्ति में है वो गायब होंगे? शहजाद, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग वाला सीन हो जाएगा क्योंकि स्टेज पर जो एक्सपेक्टेशंस थे पिछले 48 घंटों में कि हुज हू ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स आएंगे यहाँ पर, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इससे पहले कि मैं उस बारे में बात करूं, जैसे कि आपने ठीक फरमाया, मैं दर्शकों को अभी ठीक यही दिखाने जा रहा था कि किस तरह से किले के तौर पर स्टेज को बनाया गया है। भले ही 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही है, लेकिन जो यहाँ पर स्टेज लगा है ये शिवसेना की राजनीति और स्टाइल की झलक दिखाता है और इसीलिए जो अपने पुणे के परवाला की ये बात की, बिल्कुल ठीक उसी के तर्ज पर बनाया गया है। काफी हद तक शिवसेना की जो टेस्ट है, जो स्टाइल है, जो उनका राजनीति से जुड़ा इतिहास रहा है, आशीष रिफ्लेक्शन करता है। रह बात आपने कही कि क्या लोग आएंगे, बिल्कुल नहीं। जो अभी 2-3 नाम जिसका कॉन्फर्मेशन आया है वो है स्टालिन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ। इसके अलावा कोई बड़ा नेता जो जिसे नेशनल लेवल पे कोई बड़ा फेस कहा जाए वो अब तक कॉन्फर्मेशन आया नहीं है और अगर अभी तक नहीं आया है तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में अगले कोई आएगा। आशीष एक बार आप अपने कैमरामैन से कहें कि मंच का नजारा दिखाएं। आमतौर पर शिवाजी महाराज, जी हां, आदर्श पुरुष बाला साहब ने भी माना और शिवसेना का कोई भी कार्यक्रम, शिवसेना के लिए खासकर मैं इसलिए कह रहा हूं, जो मंच सजा है वो मंच जानता राजा, ये जो शिवाजी पर नाटक जो दादा साहब पुरंदरे करते हैं, ये मंच ठीक वैसे ही दिख रहा है। ये राज्याभिषेक का नजारा है। जरा आप कैमरामैन से कहें और उसका विवरण दें। एग्जैक्टली जो आपने वर्ड डिस्क्राइब किया, स्टेज पर ये एक राज्याभिषेक की तरह यहाँ पर स्टेज सेट किया गया है। अनफॉर्चुनेटली शिवाजी पार्क में जो शिवाजी महाराज की स्टैचू है वो ढह गई है क्योंकि स्टेज बनाया गया है उसके ठीक पीछे और इसी स्टेज के ठीक पीछे यहाँ पर शिव तीर्थ भी है जो शिव सैनिक कहते हैं, जहाँ पर बाला साहब ठाकरे का मेमोरियल है, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था कुछ साल पहले। लेकिन जैसे आपने ठीक फरमाया, ये राज्याभिषेक की तौर पर ही तैयारी की जा रही है। साथ ही मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि जूम इन करें, उस एक स्पेशल चेयर वहां पे रखी गई है और उसमें आपको एक दिखाई देगा कि एक मूर्ति है जिसे अभी फिलहाल ढककर रखा गया है। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बाला साहेब ठाकरे दी है बधाई। देखिए कर्नाटका में मनीष जी, ये देखिए सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं दी है पत्र लिखकर। कर्नाटका में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद गए थे, पर यहां पर पत्र से काम चलाना होगा उद्धव ठाकरे को। मनीष जी, लगता है शहजाद की कुल मिला के आज के इस तांत्रिक युग में कि तंत्र और विकास टेक्नोलॉजी इतनी आगे विकसित हो गई, वहां पर इस तरह के पत्र की क्या अहमियत रह जाती है? क्या ये व्हाट्सएप से रह गया है? लेकिन नवीन जी को भी इसका जवाब मिल जाता है। मुझे लगता है जो कह रहे थे ये पत्र मनीष भाई, ये नहीं था जवाब की बात। देखिए आपने भी देखा कि मंच पर शिवसेना के अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी का चित्र लगाया, इसीलिए सोनिया गांधी जी वहां पर नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी जी वहां पर नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां पर नहीं है। मन नहीं मिलते, दिल नहीं मिलते, ऊपर गले मिल रहे हो, नीचे छुरा मार रहे हो, ऐसे फिलहाल उद्धव ठाकरे सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चिट्ठी आई है, सोनिया गांधी की चिट्ठी आई है, क्योंकि वो खुद व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं होंगी, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और अभी हम बता सकते हैं कि 71% लोग, मतलब 71% लोग ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे के न्योते से शर्मिंदा है राहुल सोनिया, और इसीलिए जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि पत्र भेजकर ही काम पूरा हो चुका है और वो व्यक्तिगत रूप से नहीं जाएंगे। बोलिए। इस पे एक ही लाइन और एक ही बात मैं कहना चाहूंगा शहजाद, अगर आपने जो कहा है और बात ऐसी है तो गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। तो इसी नोट पर आज का शो समाप्त करते हैं। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि बस 2 घंटे के भीतर उद्धव ठाकरे 18वें मुख्यमंत्री बनेंगे और पहले मुख्यमंत्री ठाकरे परिवार से बनेंगे महाराष्ट्र के। आप लोग कल फिर से हमारे साथ जुड़ेगा 3:55 पर एक और गर्मा गर्म बहस के साथ। पर न्यूज का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत। तीखी मिर्ची।